अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़, और सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ में आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे ही ये सवाल मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने इसको याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल है। न सिर्फ पेपर के लिहाज से ये अहम सवाल है, बल्कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी, हमारी जनरल नॉलेज में भी, और हमारे डिफरेंट जो टेस्ट आते हैं उसके हवाले से भी इस सवाल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये सवाल जैसा कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये शेयर हुआ है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज 14 पॉइंट्स। इससे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने आपको शॉर्ट में समझाए थे, लेकिन बेसिकली आज जो इसका मकसद है वो डिटेल क्वेश्चन हमारा पढ़ना है। हम इसमें कंप्लीट 14 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है जी, इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि 1928 में ये हुआ कि 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंट टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। 1928 में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसका मकसद ये था कि जो आइन है उसमें तरमीम जो करनी है, जो पाक इंडिया जो मसाइल देख रहा था 1928 में, उनको सॉल्व करने के लिए बाकायदा एक इजलास तलब किया गया। जब वो इजलास तलब किया गया, कमेटी वॉज सेटअप अंडर पंडित लाल नेहरू। ठीक है जी, पंडित लाल नेहरू जो हैं वो उनकी सरबराही के अंदर ये हुई। दैट कमेटी प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट विच इज़ नोन एज नेहरू रिपोर्ट। और वो दो भाइयों ने मिलकर, जवाहर लाल नेहरू और एक और मोती लाल नेहरू थे, ठीक है ना, काम भी उनके मोतियों वाले ही थे। उन्होंने दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। दैट कमेटी वॉज प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट डिमांडेड अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। और इस रिपोर्ट के अंदर एक डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया मांगा गया, जिसके अंदर जो सरबराही थी वो तकरीबन तमाम की तमाम हिंदुओं के पास थी, ठीक है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर रिफ्यूज्ड एंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स ऑफ बंगाल एंड पंजाब वाज रिजेक्टेड। यानी, और इसमें क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि हिंदुओं को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी दी गई, हिंदुओं को बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट किया गया। ऑन द अदर हैंड मुसलमानों के साथ क्या किया गया कि भाई मुसलमानों की जो रिजर्व सीट्स होनी चाहिए थी, जहां पर 1/3 मेजॉरिटी में मुसलमान थे, वहां पर उनको 1/3 मेजॉरिटी में सीट्स नहीं दी गई। बाकायदा उसमें यह कह दिया गया कि हम मुसलमानों को 1/3 सीटें देने के लिए तैयार ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, इन दिस रिपोर्ट नॉट अ सिंगल डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स वाज अपहेल्ड। और ये एक ऐसी घटिया किस्म की रिपोर्ट बनाई गई नेहरू के जरिए कि जिसके अंदर मुसलमानों की एक भी डिमांड को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया गया, बल्कि बकायदा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इतनी कोई घटिया ये रिपोर्ट बनाई गई। अच्छा अच्छा, therefore Mr. Jinnah was authorized to draft in concise terms the basis of any future constitution that was to be devised for India। और यही वजह थी कि फिर जो है हमारे कायद-ए-आज़म ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मुझे भी ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। जो मैं इन्होंने जो हमारी सारी डिमांड्स को रिफ्यूज़ कर दिया, अब हम इसके खिलाफ एक बनाएंगे ड्राफ्ट, जो हम सबमिट कराएंगे, जिसको हम करारदाद जिसकी हम मंजूर करवाएंगे। ठीक है जी। तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, उसके जवाब में 1928 में रिपोर्ट बनाने वाली जवाब में बेसिकली ये तैयार किए गए 14 पॉइंट्स। Originally, these demands were 14 in number, and so the popularly came to know Jinnah's 14 points। और ये कायद-ए-आज़म के 14 नुकात के नाम से ये मशहूर है। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि बेसिकली एक चार्टर ऑफ डिमांड था जिसमें 14 नुकात थे, तो इसलिए कायद-ए-आज़म के 14 नुकात के नाम से ये मशहूर हो गया। इन मार्च 29, ये तारीख ज़रूर याद रखिएगा कि इन मार्च 29 द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही डिक्लेयर्ड हिज फेमस 14 पॉइंट्स। और 1929 में एक एनुअल सेशन हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिसके अंदर इन्होंने अपने ये 14 पॉइंट्स पेश किए। जिनास 14 पॉइंट्स जो हैं वो क्या थे। नंबर 1, अब ये 14 के 14 हमने डिस्कस करने, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला था फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या था जी? द फॉर्म ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रेजिडरी पावर्स रेस्टेड
इन द प्रोविंसेस, कि भाई एक फेडरल निज़ाम बनेगा लेकिन जो ज़्यादातर पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास ही होंगी। एक फेडरल निज़ाम होगा, फेडरल निज़ाम के पास क्या होगा, फेडरल निज़ाम के पास सेंट्रल टैक्स कलेक्शन होगी और फौज होगी जो बॉर्डर पर हिफाजत करेगी, लेकिन जो ज़्यादातर पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास होंगी। देखें, ये जो पहला कायदे-आज़म का पॉइंट है ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा पॉइंट था, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि भाई फेडरल होगा और सूबे भी होंगे ना तो एक मजबूत निज़ाम बनेगा इसके मुताबिक, अगर ऐसा होता तो। इस तरह क्या होगा कि कोई भी आज़ादी की या कोई भी इस तरह की कोई तहरीक हमारे मुल्क में कहीं पे भी नहीं चलेगी, क्योंकि जब सब जगह पे उन लोगों को नज़र आएगा कि यार सब जगह के हालात बेहतर हैं, हर बंदे को मुल्क में अगर अरबों लोग भी रह रहे हों और अगर उन्हें लगे कि हमारे हकूक जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी आज़ादी की तहरीक चले या कहीं पर भी कोई खिलाफ तहरीक चलाई जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अ यूनिफॉर्म मेजर ऑफ ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस, यानी कि तमाम सूबों को बराबर हुकूक दिए जाएं। पहले में था फेडरल निज़ाम होगा, फेडरल निज़ाम सेलेक्टेड चीज़ें संभालेगा और ज़्यादातर चीज़ों की पावर किसको दे देगा, वो सूबों को दे देगा। इसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में ये बात की गई कि भाई ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो दी जाएंगी सूबों को, लेकिन साथ में उसकी ये बात भी होगी कि जो भी सूबे हैं सबको एक जैसे राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी सूबे को ज़्यादा और किसी सूबे को कम राइट्स दिए जाएं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि तकरीबन तमाम सूबों को बराबर राइट्स दिए जाएंगे। नंबर 3 था रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन लेजिस्लेचर, यानी कि देखें इस वक्त भी इंडिया जो भी बचा कुचा इंडिया है, उसके बारे में आज भी ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अगर आज भी कोई है तो वो इंडिया है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत आज भी इंडिया को क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि वहां पर तकरीबन तमाम मज़ाहिब पाए जाते हैं। इंडिया में आज भी तकरीबन तमाम मज़ाहिब पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो इसी वजह से उसको कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन लेजिस्लेचर क्या है, ऑल लेजिस्लेटिव इन द कंट्री एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज शैल कॉन्स्टिट्यूटेड on a definite principles of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province into a minority or even equality। इसका मतलब यह है कि जहां जहां जो भी माइनॉरिटी पाई जाती है उनको हम बराबर हिस्सा देंगे लेजिस्लेशन के अंदर, उनके एक अपने राइट्स होंगे, उनके एक अपने हुकूक होंगे, जिसके जरिए उनको सारे राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन लेजिस्लेचर, माइनॉरिटीज को बराबर हुकूक दिए जाएंगे, यानी कि किसी भी किस्म की एहसास महरूमी माइनॉरिटी में नहीं होनी चाहिए। देखें, मैं आपको रिसेंटली बताऊं, आज 2 जनवरी है 2021, आज साल का दूसरा दिन है। एक अफसोसनाक वाकया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ कि जब हिंदुओं के एक मंदिर को जला दिया गया। ये एक ऐसा मुसलमान मुल्क है जहां पर 98% मुसलमान लोग रहते हैं और जस्ट 2% दीगर मज़ाहिब रहते हैं, जिसमें से एक हिंदू भी है। यानी 2% ही हिंदू नहीं है, बल्कि 2% से भी हिंदू कम है, क्योंकि उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, पता नहीं सब सब पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन वो जस्ट 2%। उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या कहा कि हम ये मंदिर दोबारा बना के देंगे, क्योंकि ये हमारी हुकूमत में ये जो है हुआ है, तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं पूरी पूरी और हम ये दोबारा बनाकर देंगे। तो दिस इज व्हाट द परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, कि हमारे अगर कोई माइनॉरिटी भी है तो हम उनको ऐसे आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, उनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे, उनके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। अच्छा, इसके बाद है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है जी? नंबर 3 अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, माइनॉरिटी वाला। अब हम नंबर 4 की बात करेंगे, नंबर ऑफ मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट बी लेस देन 1/3। उन्होंने कहा जो मरकज होगा, जो फेडरल होगा, फेडरल में 1/3 से कम मुसलमान नहीं होंगे। देखें, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक थी। अच्छा, जस्टिफिकेशन क्या है कि भाई क्यों 1/3, भाई 1/3 से कम क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि जब हिंदुस्तान में 1/3 मुसलमान हैं, जब हिंदुस्तान में 1/3 मुसलमान है तो भाई मेजोरिटी भी तो 1/3 मिलनी चाहिए ना। तो ये तो हो गई इंसाफ की बात, क्योंकि मुसलमान 1/3 है, हमने इसलिए 1/3 की डिमांड कर दी। नंबर
वन। नंबर टू क्या है? नंबर टू ये है कि नंबर टू पे ये बात आ रही है कि भाई अगर वन थर्ड नहीं होंगे तो हिंदू आ जाएंगे ज्यादा। जब हिंदू ज्यादा आ जाएंगे तो अपनी मर्जी का कोई भी कानून असेंबली से पास करवा लेंगे। तो फिर मुसलमानों की हुकूमत अगर दी भी जाएगी तो वो ना होने के बराबर होगी। तो वन थर्ड होना लाजमी है, क्योंकि जब मुसलमान वन थर्ड होंगे तो कोई भी कानून मुसलमानों की मर्जी के बगैर नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, कोई भी कानून एप्लीकेबल मुसलमानों की मर्जी के बगैर नहीं हो पाएगा। दैट वाज द नीड ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमानों की डिमांड यही थी कि कोई भी ऐसा कानून हमारे मुल्क में नहीं बनना चाहिए जिसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन कोई ना हो। उनकी रिप्रेजेंटेशन लाजमी होनी चाहिए। सही है जी। इसके बाद नंबर ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वन थर्ड से कम नहीं होंगे, क्योंकि जो कोई भी कानून बनेगा तो मुसलमान उसका हिस्सा हो जाएंगे। अगर वन थर्ड होंगे तो मुसलमानों के बगैर कोई कानून पास नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको करंट मिसाल दूं कि इमरान खान 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाहता है। 18वीं तरमीम क्या है? 18वीं तरमीम का मतलब यह है कि सूबों की खुद मुख्तारी फेडरल हुकूमत से भी ज़्यादा है। यानी सिंध गवर्नमेंट सिंध में जितनी पावरफुल है उतनी फेडरल गवर्नमेंट सिंध में पावरफुल नहीं है। अब इमरान खान ये चाहता है कि 18वीं तरमीम खत्म हो जाए और फेडरल जो हुकूमत है वो सिंध गवर्नमेंट से ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन जब 18वीं तरमीम जब तक खत्म नहीं होती, जब तक ये इमरान खान पावरफुल सिंध में नहीं हो सकता। अब 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है नेशनल असेंबली में, जो कि पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर होगी नहीं। तो इस तरह पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में कोई कानून चेंज नहीं हो सकता। यही परसेप्शन था उस वक्त कायद आजम का, कि कायद आजम यही चाह रहे थे कि वन थर्ड मेजोरिटी अगर मुसलमानों को मिल जाएगी तो कोई भी कानून मुसलमानों की मर्जी के बगैर चेंज नहीं होगा। इस तरह मुसलमानों की हुकूमत में हिस्सेदारी हमेशा रहेगी। जाहिर है कि वन थर्ड मेजोरिटी जब मुसलमानों के पास होगी तो हिंदुओं के बगैर भी कोई जो है ना फैसला नहीं होगा, तो दोनों की पावर तकरीबन बराबर बराबर होगी। तो ये दोनों के फायदे की बात थी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स में ये बताया गया। ठीक है जी। इसके बाद क्या? इसके बाद है मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस। अच्छा, कुछ ऐसे जाहिर है कि ऐसे सूबे थे, उत्तर प्रदेश था, ये हमारा पूरा इस वक्त जो पाकिस्तान है यहाँ पर भी तकरीबन मुस्लिम मेजोरिटी थी। बंगाल में भी मुस्लिम मेजोरिटी थी, दिल्ली में, राजस्थान, दिल्ली में, कलकत्ता में, हैदराबाद, दक्कन में, ऐसे बहुत सारे शहर है आज भी इंडिया का हिस्सा है जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत थी। उन सूबों में मुसलमान अक्सरियत थी। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा सूबा है जिसमें मुसलमान अक्सरियत है। यानी कि पाकिस्तान में जो पूरी पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उससे ज्यादा मुसलमान अकेले उत्तर प्रदेश इंडिया के एक ही सूबे में रहते हैं। उसके बावजूद अफसोस के साथ वो उत्तर प्रदेश पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सका। सही है जी। तो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस के बारे में क्या कहा? एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन एट एनी टाइम दैट माइट बी नेसेसरी इन एनी वे शैल नॉट अफेक्ट मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब, बंगाल और NWFP। देखिए होता क्या है कि भाई जो सूबा मुस्लिम मेजोरिटी वाला है उसको दो हिस्से कर दो ताकि वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी की जगह पर माइनॉरिटी आ जाए। इस तरह हम उन पर हुकूमत कर लेंगे। जिस तरह आज भी कराची को सूबा बनने नहीं दिया जा रहा है, कराची की जो मेजोरिटी है वो उर्दू स्पीकिंग है। अगर कराची को सूबा बना दिया जाए तो यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग की हुकूमत आ जाएगी। यही वजह है कि इसको उर्दू स्पीकिंग का सूबा बनने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह की यानी कि उसको काटा इस तरह गया कराची को कि भाई वो नहीं हो पा रहा है। इसी तरह वहां पे उनका इरादा था कि इसको काट इस तरह दो कि की हुकूमत ही नहीं है मुसलमानों की। तो उस पर भी कायद आज़म ने कह दिया कि नहीं, हम मुस्लिम मेजोरिटी सूबों को कटने नहीं देंगे। किसी भी सूरत में मुस्लिम मेजोरिटी सूबों के टुकड़े नहीं होने चाहिए और इनकी मेजोरिटी को माइनॉरिटी में आपने तब्दील नहीं करना है। ठीक है जी। इसके बाद ये बड़ा अहम पॉइंट था ये भी, यानी कि एक एक पॉइंट कायद आज़म के नुकात का एक एक पॉइंट यकीन करें लाखों करोड़ों रुपए का एक एक पॉइंट था। यकीन करें जो उनका दिमाग था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नंबर 7, रिलीजियस लिबर्टी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था कि भाई रिलीजियस लिबर्टी ये है कि भाई जिसका जो मजहब है वो आज़ाद हो। हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोज़ा रखेंगे, हम हज करेंगे, हम ज़कात देंगे, हम खुम्स, जिहाद, सब कुछ जो हमारा हिस्सा है वो हम अपनी जो ज़रूरत सोच से करेंगे। तुम हिंदू हो, तुम जाओ जाके घंटे बजाओ, तुम जाके जाओ गुरुद्वारे पे, अगर तुम सिख हो जाओ जाके तुम आग की पूजा करो, अगर तुम बुद्धिस्ट हो हमें किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन हम अपना मजहब अपने हिसाब से मनाएंगे। तो जो भी हमारे पाकिस्तान में रहेगा आकर, या जो भी उस सूबे में रह रहा है, या जो भी उस शहर में या उस मुल्क में रह रहा है, उसको
खुद मुख्तारी होनी चाहिए, मजहबी खुद मुख्तारी होनी चाहिए और उसको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद 3/4 रिप्रेजेंटेशन। 3/4 रिप्रेजेंटेशन क्या है? नो बिल और रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेटिव और एनी अदर इलेक्टेड बॉडी इफ 3/4 of the members of any community in that particular body oppose such a bill. कोई बिल पास नहीं होगा अगर किसी भी कम्युनिटी का 3/4 हिस्सा उसको मना कर दे या ओवरऑल 3/4 हिस्सा मना कर दे तो वो बिल पास नहीं होगा। यानी कि कोई भी कानून नहीं बनेगा अगर 75% लोग उसके खिलाफ उसकी हिमायत में ना हो। कोई भी कानून नहीं बनेगा अगर 75% लोग उसकी हिमायत में ना हो। तो देखें 75% लोगों की हिमायत अगर हासिल करनी होती उस ज़माने में 1929 में, अगर 75% लोगों की हिमायत हासिल करनी होती तो ये हिमायत हासिल नहीं हो सकती थी। कब तक? कि जब तक मुसलमानों को ना मनाया जाए। तो मुसलमानों के मानने के बगैर कोई कानून वहां पर पास नहीं होगा। इसका मतलब ये था कायदे आज़म का। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ सिंध। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई प्रेसिडेंसी। अब क्या हुआ? सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए, ये सबसे मशहूर। सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए, ये सबसे मशहूर जो है ना वो है पॉइंट। तो अब इस पॉइंट में क्या था और इस पॉइंट के लॉजिक और रीजंस क्या थे? ठीक है जी। इस पॉइंट में ये था, पहली बात तो ये कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए कि बहुत सारे जो लोग थे जो कराची में प्रॉपर्टी खरीदते थे, उनको वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए वहां जाना पड़ता था। प्रॉपर्टी नाम करवाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बम्बई। कराची में सदर में आपने प्रॉपर्टी खरीदी, कराची में आपने नाज़िबाद में प्रॉपर्टी खरीदी, कराची में आपने लियाकताबाद में प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन वो प्रॉपर्टी जब आप नाम करवाने जाएंगे तो आपको इंडिया के इलाके बम्बई जाना होगा, वहां से वो नाम होगी। तो ये था प्रेसिडेंसी, क्योंकि बम्बई के पास थी पूरे सिंध की। तो उसमें बहुत ख्वारी होती थी, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ख्वार भी किया जाता था और मुसलमानों को जो है ना वो ब्लैकमेल भी किया जाता था। इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़दोकोब किया जा रहा था मुसलमानों को। तो इस चक्कर से बचाने के लिए कायदे आज़म ने एक नई डिमांड रखी जिसमें यह था कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। अच्छा, ये तो था मशहूर ज़माना पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। लेकिन इसका जवाब क्या है वहाँ से? उसका जवाब यह है कि अगर सिंध अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करेगा तो अलग हो जाए बम्बई से। अब जाहिर है कि अलग उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ना कोई कारखाना बनाया ना कोई फैक्ट्री बनाई, कोई भी चीज़ इस इलाके में बनाई नहीं थी। जब आपने कुछ भी नहीं बनाया तो कैसे बंदा अलग हो सकता है? मतलब पॉइंट ये भी था। इसके बाद है रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलोचिस्तान। Reforms should be introduced in new northwest frontier province and Balochistan on the same footing as in other provinces. अच्छा, ये पाकिस्तान बनने से पहले एहसास महरूमी का शिकार एरियाज हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ये एरियाज एहसास महरूमी का शिकार हैं। कौन से एरियाज? अपना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। उस ज़माने में भी इन इन प्रोविंसेस के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी और आज भी हम यही देखते हैं कि इन प्रोविंसेस के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं होती। तो ये कायदे आज़म ने कहा कि भाई इनको भी वैसे ही समझा जाए जैसे पंजाब और दीगर सूबों, दिल्ली और इस तरह की जगहों को समझा जाता है, उत्तर प्रदेश वगैरह को। उसी हिसाब से इसको भी देखा जाए, हरियाणा की तरह इसको भी देखा जाए। इसमें भी उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इसमें भी उसी हिसाब से खर्चा होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी थोड़ा डेवलप हों और यहाँ के लोगों को भी सुख का सांस मिले और यहाँ के लोगों को भी वही तमाम फैसिलिटीज़ मिलें जो दीगर लोगों को मिल रही। तो उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए उनकी हिमायत में आवाज़ बुलंद की, क्योंकि जो खानो कल्लात था बलूचिस्तान का या जो खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े बड़े वडेर थे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और कायदे आज़म को वो अपना मौसिन समझते थे और बहुत ज़्यादा कायदे आज़म की इज्जत किया करते थे वो लोग। इसके बाद है पॉइंट नंबर 11, शेयर्स ऑफ मुस्लिम्स इन सर्विसेज। आज हम देखते हैं कि कराची के लोगों को बहुत कम सर्विसेज में हिस्सा दिया जाता है। इसी तरह उस ज़माने में मुसलमानों के साथ होता था कि मुसलमानों का कोटा जो था वो बहुत कम था, बहुत कम मुसलमानों को जॉब्स दी जाती थी। तो ये भी एक मसला था
तो मुस्लिम शुड बी गिवन एडिक्वेट शेयर अलॉन्ग विद अदर इंडियंस इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने कहा जिस तरह मुसलमानों को भी उतनी ही ज़्यादा जो है वो सरकारी नौकरियां दी जानी चाहिए जितनी दीगर लोगों को दी जाती हैं। ये इसका मकसद था कि जितनी दीगर लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं, जितनी दीगर लोगों को जो है वो जॉब्स दी जा रही हैं, मुसलमानों को भी उतनी जॉब्स, उतना उनके हक के हिसाब से मिलनी चाहिए जॉब्स। तो यही वजह है आज भी इंडिया के अंदर ये नाइंसाफ़ी होती है कि इंडिया में आज भी ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो नहीं होते, मतलब गवर्नमेंट जॉब पर, बल्कि कोई भी वो दूसरा काम कर रहे होते हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब वो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर बताया गया। ठीक है, तो शेयर्स ऑफ मुस्लिम्स इन सर्विसेज में। इसके बाद है प्रोटेक्शन फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों को नौकरियां दी जाए। अगला पॉइंट नंबर 12 में क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 12 में ये कह रहा है प्रोटेक्शन फॉर मुस्लिम्स कल्चर एंड लैंग्वेज। The Constitution should embody adequate safeguard for protection of Muslim culture, language and religion. कि मुसलमानों के कल्चर की हिफाजत होनी चाहिए, मुसलमानों की ज़बान की हिफाजत होनी चाहिए, मुसलमानों की मज़हब की हिफाजत होनी चाहिए, सिविलाइजेशन की हिफाजत होनी चाहिए। जहाँ पर भी मुसलमान मस्जिद है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जहाँ पर भी मुसलमान हैं वो अपना नमाज़ पढ़ रहे हैं जुम्मे की, ईद की, या कोई भी कुर्बानी वगैरह वो कर रहे हैं, तो उन पर कोई हमला आवर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी उसी तरीके से हिफाजत होनी चाहिए जितनी दीगर ज़बान बोलने वालों की हिफाजत हो रही होती है। ठीक है जी, तो ये इसमें बताया गया। इसके बाद है 1/3 मुस्लिम मिनिस्ट्रीज। 1/3 मुस्लिम मिनिस्ट्रीज का क्या मतलब है कि 1/3 मुस्लिम मिनिस्ट्रीज, क्योंकि मुसलमान 1/3 है तो वजारतें भी तो उनके पास 1/3 होनी चाहिए ना। देखें लॉजिक है और इंसाफ की भी बात की उन्होंने कि भाई क्योंकि अगर 100 में से 33 जो हैं वो हर 100 में से 33 मुसलमान थे, तो भाई उन्होंने भी यही कहा कि भाई 100 में से 33 बंदे तो हमें दे दो, तो 33 मिनिस्ट्री भी हमें दे दो। भाई अगर 100 मिनिस्ट्री हैं तो 33 हमारे पास होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। फ्रॉम नो कैबिनेट इधर सेंट्रल और प्रोविंशियल विदाउट बीइंग अ प्रोपोर्शन ऑफ एटलीस्ट 1/3 मुस्लिम मिनिस्ट्रीज, चाहे सूबा हो चाहे फेडरल हो, 1/3 मिनिस्ट्रीज मुसलमानों के पास लाजमी होनी चाहिए। यही एक तरीका था कि मुसलमान इस खत्ते में रह पाते। No change in constitution. No change shall be made in constitution state except with the concurrence of state constituting Indian Federation. कोई भी कानून में चेंज नहीं आएगा जब तक इंडियन फेडरेशन से अप्रूव ना हो जाए। और इंडियन फेडरेशन से कोई भी कानून जो है वो पास कब होगा? इंडियन फेडरेशन से कोई भी कानून जो है वो पास जब ही होगा कि जब इंडियन उसको अप्रूव कर देगी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ जिनास 14 पॉइंट। A comparison A comparison of Nehru report with Qaid-e-Azam 14 points showed that the political gap between Muslims and Hindus had really widened. 14 points of Qaid-e-Azam became principles for the Muslims of India. Those points made it clear to Hindus and British government that Muslims wanted their own identity without influence by Hindus. 14 points not only revived Muslim League but also directed them to on a new way. These points prepared a Muslim of India for a bold step to struggle for freedom. इन 14 पॉइंट्स की अहमियत क्या थी? इन 14 पॉइंट्स से बेसिकली ये हुआ कि इन 14 पॉइंट्स के ज़रिए जो है ना लोगों को ये समझ में आया कि भाई नहीं, एक अलग हमारी स्टेट होनी चाहिए, एक अलग हमारी पहचान होनी चाहिए। और उन नया जोश व जज्बा उनकी खून में आ गया, और उस नए जोश व जज्बे, उस खून की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एक नए मुल्क की उन्होंने डिमांड की। तो मेरे बच्चों, हाँ, ये आपके नोट्स में मौजूद है, यहाँ तक आपने ये करना है। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, यहीं पर ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा देखें, पॉइंट नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन से। ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूरा करना होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, तो इस सवाल को कर लीजिएगा। तो यहीं पर आज की क्लास को इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।